हेलो फ्रेंड्स, आपका जीएस स्टडी क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हम पुष्पी पात्रों में लैंगिक प्रजनन में लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लेक्चर 2 में पढ़ेंगे क्या। हम पढ़ रहे हैं पुंग कैंसर के बारे में। पुंग कैंसर, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंथर। अब ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर हम कैसे देखे थे। इसका स्ट्रक्चर हम देखे थे कुछ इस तरह से था। ठीक है, अब यही था स्ट्रक्चर जैसे हम बनाए थे ना पुष्प की संरचना, इसमें इस तरह से था ये, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पर इस तरह से ये वर्तिकाग्र हो गया, उसके बाद ये पुंग कैंसर। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये जो पुंग कैंसर है ये कैसे आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये देखिए इसकी 2 पालियाँ हैं, तो 2 पाली में ये किससे की सहायता से यहाँ पर जुड़े होते हैं। तो ये जुड़े होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज से, मतलब संयोजी ऊतक से। ठीक है, संयोजी ऊतक। ठीक है, अब ये संयोजी ऊतक में किस ऊतक से, तो ये मृदुतक ऊतक से ये दोनों जो परागकोश हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये तो रहा सिंपल बात। अब देखिए हमें इसमें देखना है कि ये जो संयोजी ऊतक है, अब ये परागकोश है। ठीक है, परागकोश इसे हम लोग कहते हैं। अब हम इस परागकोश को इस तरह से काटेंगे। ठीक है, अब काट कर देखेंगे कि ये कैसा दिखाई देता है। जैसे हम एक इसका एग्जाम्पल दे दे रहे हैं। देखिए इसको जब हम काटेंगे एकदम हॉरिजॉन्टल तो कैसा दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब उसके ऊपर वाला पार्ट ऐसा दिखाई देगा और नीचे वाला पार्ट जो है वो इस तरह से दिखाई देता है। अब इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, जैसे हम इस परागकोश को हॉरिजॉन्टल में काटते हैं तो ये इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, अब ये क्या है ये हमें देखना होगा। तो इसमें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर लघु विषाणु धानी पाया जाता है। इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है यह कितने पॉली में दिखाई दे रहे हैं। पॉली का मतलब क्या हुआ, देखिए एक पॉली ये हो गया और एक पॉली ये, मतलब देखा जाए तो इसमें 2 पालियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, 2 पाली पाई जाती है। अब 2 पाली पाई जा रही है। ठीक है, अब एक पॉली जो है जैसे इस तरह से है ना स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं एक पॉली। ठीक है, ये एक पॉली हो गया और ये जो है यह दूसरा पॉली हो गया। ठीक है, एक पॉली में जो है, एक पॉली जो है इसमें 2 लघु विषाणु धानी पाया जाता है। तो ये क्या है, ये है लघु विषाणु धानी। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं लघु विषाणु धानी को। अब हमें क्या देखना है, देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें से हम क्या करेंगे कि एक पॉली को बाहर निकालेंगे। मतलब इसका हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है लघु विषाणु धानी का, इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, केवल ये वाला पार्ट। ठीक है, केवल यही वाला पार्ट हम बाहर निकालने जा रहे हैं, ये केवल एक पार्ट। तो देखिए क्या होता है, जैसे हम इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये है। ठीक है, इसके बाद ये वाला आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। तो हम नीचे वाला ना दिखा करके केवल ऊपर वाला दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो लघु विषाणु धानी है इसे हम बाहर लिख लिए हैं और यहाँ पर लिख दे रहे हैं।
है, ये हो गया हमारा लघु बीजाणु धानी। ठीक है, लघु बीजाणु धानी हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये जो सबसे बाहरी आवरण है इसको हम लोग कहते हैं बाह्य स्तर। ठीक है, अब बाह्य स्तर में हमने देखना होगा अब इसमें कितने स्तर पाए जाते हैं। तो बाह्य स्तर केवल एक स्तर ही होता है, तो इसको हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरह से दिखा दे रहा है। फिर इसको मान लेते हैं ये हो गया। तो ये जो बाहर वाला आवरण है इसको हम लोग कहते हैं बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा, इसे इंग्लिश में कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, बाह्य त्वचा कहते हैं। हम इसे दिखा दें एक बार इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, अब आता है हमारा अंतःस्तर। ठीक है, अंतःस्तर में क्या आएगा, देखिए अंतःस्तर भी एक परती होता है, मतलब ये जो है इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, अब ये एकस्तरीय आ रहे हैं। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं अंतस्थीसियम। ठीक है, अंतस्थीसियम ये भी एक स्तरीय होता है। ठीक है, एक स्तर का होता है। हम क्यों ये बता रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अंतस्थीसियम को इंग्लिश में कहते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद वाला जो आवरण है वह पाया जाता है 3 लेयर में, जिसे हम लोग कहते हैं मध्य स्तर। ठीक है, तो ये 3 लेयर में पाया जाएगा। अब ये इस तरह से मान लेते हैं ये एक लेयर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद वाला लेयर पाया जाएगा, फिर इसके अंदर एक लेयर पाया जाता है। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से दिखा दे रहे हैं, ये हो। ठीक है, 3 लेयर में पाए जाते हैं। ये हो गया मतलब मध्य स्तर। मध्य स्तर कितने लेयर में पाए जा रहे हैं, देखिए इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर जो है 1 से 3 स्तर या फिर लेयर में पाई जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर वाला जो पार्ट है वह पाया जाता है टैपिटम, जिसे कहते हैं। टैपिटम सिंगल लेयर में होता है। ठीक है, अब ये हुआ हमारा टैपिटम। ठीक है, ये हो गया, हम मान लेते हैं इस तरह से दिखा दे रहे हैं। इसे हम लोग कहते हैं टैपिटम। टैपिटम, अब ये भी सिंगल लेयर मतलब एक स्तरीय होता है। ठीक है, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसका अंदर का भाग जो है ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसमें अब पाए जाते हैं बीजाणुजन्य ऊतक। ठीक है, बीजाणुजन्य ऊतक इस तरह से होते हैं। ठीक है, पूरा इसमें फैले हुए होते हैं गोल गोल के रूप में, इस तरह से पूरा भरा हुआ होता है। अब इस बीजाणुजन्य ऊतक से परागकण का निर्माण होता है। हम इसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं बीजाणुजन्य ऊतक। ठीक है, बीजाणुजन्य ऊतक। अब देखिए, इसमें हमने सबसे पहले क्या आपको बताया, इसमें हमने आपको बताया बाह्य त्वचा क्या होता है। ठीक है, तो हमने बताया कि लघु बीजाणुधानी के सबसे बाहरी आवरण जो है इसे हम लोग कहते हैं बाह्य त्वचा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अंतस्थीसियम, जिसे हम लोग कहते हैं एंडोडर्मिस। ठीक है, तो एंडोडर्मिस हो गया, ये भी सिंगल लेयर में पाया जाता है। ठीक है, फिर हमने आपको बताया कि मध्य स्तर क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मिडिल लेयर। यह 1 to 3 लेयर में पाया जाता है। अब इसके बाद आता है हमारा टैपिटम। टैपिटम क्या करता है, देखिए
टैपेटम जो है यह, इसका कार्य अभी हम देखेंगे। पहले देख लीजिए कि टैपेटम जो है यह सिंगल लेयर में पाया जाता है। टैपेटम के अंदर जो है यह बीजाणुजन ऊतक पाए जाते हैं और इस बीजाणुजन ऊतक से परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर बीजाणुजन ऊतक, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि परागकण का निर्माण। परागकण का निर्माण कैसे होता है? तो बीजाणुजन ऊतक से होता है। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इन सभी का कार्य बता दे रहे हैं। फिर समझाते समय अब हम सही सा लिख दिए हैं। अब देखिए इसमें ये जो बाह्य त्वचा है, अब हम देखने जा रहे हैं कार्य। ठीक है, कार्य। अब कार्य क्या करती है? ठीक है, अब देखना हमें कार्य मतलब बाह्य त्वचा के क्या कार्य होते हैं और अंतःस्थिशियम जो है इसका क्या कार्य है और मध्यजन स्तर आखिर में ये पाए जा रहे हैं लघु विषाणुधानी में, तो इसका वर्ग कुछ तो होना चाहिए। तो इसका वर्ग क्या है? फिर टैपेटम जो है इसका क्या वर्ग है और बीजाणुजन ऊतक है जो है ये क्यों पाया जा रहा है आखिर में इतने लेयर के बाद, ये सबसे पहले क्यों नहीं पाया जा रहा? तो देखिए ये जो बाह्य त्वचा है यह क्या करता है कि यह परागकण को, अगर देखा जाए यहाँ पर तो लघु बीजाणुजन ऊतक को यह सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसका क्या कार्य हुआ? सुरक्षा। ठीक है, सुरक्षा देने का कार्य कर रहा है। ठीक है, अब इसमें अंतःस्थिशियम और मध्यजन स्तर जो है इसका क्या कार्य है? तो ये दोनों के दोनों जो है परागकोश को फटने में सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब कहेंगे कि फटने में सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे? तो देखिए जब परागकोश फटता है तभी तो परागकण बाहर निकलते हैं। तो उसमें से क्या होता है कि ये जो है अंतःस्थिशियम और मध्यजन स्तर ये दोनों ही परागकोश को फटने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, परागकोश स्फुटन। ठीक है, परागकोश का स्फुटन में सहायता प्रदान करते हैं। अब आता है हमारा टैपेटम। अब इसका क्या वर्ग है? तो देखिए टैपेटम का सबसे ज़्यादा वर्ग पूछा जाता है अन्य की अपेक्षा। तो टैपेटम का आप याद रख लीजिए कि इसका क्या कार्य है? यह पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। किसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है? जो परागकण बनेंगे। ठीक है, तो टैपेटम क्या करता है? यह पोषण प्रदान करता है। ठीक है, पोषण देने का कार्य करता है। अब इसके साथ और इसका वर्ग है, जब हम बताएंगे परागकण के बारे में तब हम बताएंगे कि टैपेटम का और कौन सा वर्ग है पोषण के साथ साथ और क्या करता है। और हमने यहाँ पर बता दिया कि ये बीजाणुजन ऊतक जो है इससे परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, परागकण का निर्माण। ठीक है, तो हमने आज बहुत ही कम पढ़ा। इसके बाद जो हमारा लेक्चर आएगा वो बहुत लंबा रहेगा, क्योंकि हम उससे डायरेक्ट क्या करेंगे कि इस बीजाणुजन ऊतक से, ठीक है, बीजाणुजन ऊतक से परागकण का निर्माण डायरेक्ट करके रहेंगे। मतलब जब तक परागकण का निर्माण नहीं होगा तब तक वीडियो चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमने आपको आज सबसे पहले क्या क्या बताया हम, तो इसमें आपको हमने सबसे पहले क्या बताया, हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि ये क्या है, इसे बोलते हैं पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर में हमने क्या किया कि इसको कट किया। कट करने के बाद क्या हुआ कि यह किस शेप में दिखाई दे रहे हैं उसको हमने देखा। ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, इसी तरह तो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इसके नीचे यहाँ पर इस तरह से आवरण दिखाई देता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इस तरह से देखा कि इस तरह से यहाँ पर ये दिखाई देते हैं, फिर यहाँ से ऐसे। ठीक है, जैसे हम इसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो ये इस तरह दिखाई देते हैं। फिर हमने एक भाग को लिया और यहाँ पर हमने इसका केवल आवरण बताया। केवल यहाँ पर एक ही नहीं बल्कि यहाँ पर चार हैं, तो हमने चार को न दिखाकर यहाँ पर अब इस तरह से फिर ऐसे, तो सब में यही कार्य है। ठीक है, सब में बाह्य त्वचा पाया जाएगा, फिर अंतःस्थिशियम पाया जाएगा, फिर उसके बाद मध्यजन स्तर पाया जाएगा, टैपेटम पाया जाता है, फिर सब में बीजाणुजन ऊतक पाए जाते हैं।
ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, हमने केवल एक के बारे में बताया, फिर हमने इसमें डिटेल में बता दिया आपको कि कौन से अवरोध को क्या कहते हैं। अब हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे कि ये जो बीजाणुजन उत्तक है इसका क्या कार्य है। तो देखिए बीजाणुजन उत्तक जो है इससे तो परागकण का निर्माण होगा ही। अब इसमें से हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें से हम एक बीजाणुजन उत्तक को बाहर निकालेंगे। ठीक है, बीजाणुजन उत्तक को हम इस तरह से दिखा देंगे, लेकिन जब हम बीजाणुजन उत्तक एक को बताएंगे उसको हम बहुत बड़ा दिखाएंगे। ठीक है, अब इसमें से ये वाला जो आवरण है यह द्विगुणित होता है। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि जब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो क्या बताएंगे आपको कि इसमें ये जो बीजाणुजन उत्तक जो है सभी के सभी द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित का मतलब क्या हुआ, डिप्लॉयड। ठीक है, अब जैसे ही इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, डिप्लॉयड रहते हैं तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, और हैप्लॉयड रहता है मतलब अगुणित होता है एक, और एक होता है द्विगुणित। तो ये है हमारा द्विगुणित, और अगुणित में यह परिवर्तित होता है। ठीक है, तो मतलब हमें द्विगुणित से अगुणित में परिवर्तन करना है, और जैसे हम ये चीज़ कराते हैं तो हमारा परागकण का निर्माण होता है। तो कैसे होगा इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए तो फिर इतना ही रहेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कहीं पर भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, अभी नेक्स्ट वीडियो देखने के बाद ही बताइएगा, क्योंकि अभी तो हमने केवल फिगर ही बताया, इसमें कौन सा डाउट होगा। ठीक है, तो थैंक यू।